Hello everyone, welcome to Debug UPSC. In today's video, we will talk about the UPSC prelims syllabus, approach and how to tackle the UPSC prelims exam. So without any further wasting our time, let's get into the video. So here I have taken the screenshots from the official website of UPSC. तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस। मैंने इसकी पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी यूपीएससी स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो वहाँ से आप अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो आप देख सकते हैं। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है इसके दो पार्ट होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो इसके सिलेबस के बारे में एक्चुअली अब डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं पेपर 1 के बारे में अच्छे से डिटेल्स में बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले आता है करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स सबसे पहले वर्ड ही करंट अफेयर्स लिखा हुआ है। बट यहाँ आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, करंट अफेयर्स का कोई एंडिंग नहीं लिखी है कि करंट अफेयर्स कितना चाहिए और किस ईयर के बीच का हमको चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई लिमिट नहीं लिखी हुई है, इसलिए करंट अफेयर्स को हमको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। दोनों ही चीजें, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी। तो आपको इंडिया के बारे में भी, इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी देखना है और इंटरनेशनली भी अदर कंट्रीज में क्या चल रहा है वो भी देखना है। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहाँ केवल वर्ड लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री में आपको पता होगा हिस्ट्री के काफी सारे पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होती है, पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम देख रहे हैं तो इंडिया में वर्ल्ड हिस्ट्री भी होती है, पर हिस्ट्री इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में केवल एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर ही हम देखेंगे। और इधर वर्ड लिखा हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप जो फर्स्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट जहाँ से स्टार्ट हुआ था, हम उसको 1857 के रिवॉल्ट से स्टार्ट करते हैं अप टू द इंडिपेंडेंस विच इज 1947। तो ये पार्ट आपको इतना लिंक करके इधर से पढ़ना है। इसमें गांधीयन फेज, कांग्रेस, कांग्रेस का डेवलपमेंट और जितनी भी उस समय सत्याग्रह वगैरह हुए थे, जितने भी आपको एक तरह से कहा जाए जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल्स देखने को मिले थे, ना कि इंडिया के सारे पार्ट, जो कि नॉर्थ ईस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा, आपको साउथ में भी देखने को मिलेगा। तो ये आपको सारे मूवमेंट्स देखने पड़ेंगे, इनको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आता है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। तो इंडिया की भी ज्योग्राफी पढ़ना है आपको, वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ना है। और इसमें ज्योग्राफी के पार्ट्स लिखे हुए हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है, ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो फिजिकल ज्योग्राफी में आप फिजिकल ज्योग्राफी जैसा ही नाम सजेस्ट कर रहा है, आपको फिजिकल ज्योग्राफी कहाँ पढ़ना है, इसमें फिजियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, आप इसके बारे में पढ़ते हैं। सोशल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये दोनों पार्ट हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर देखने पड़ेंगे। हालांकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी अलग से ही पढ़ते हैं, बट ये दोनों पार्ट होते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज और एटसेट्रा। इधर वर्ड लिखा हुआ है एटसेट्रा, ओके। तो एटसेट्रा का मतलब क्या है कि इसकी अभी लिमिट यूपीएससी प्रीलिम्स में डिसाइड नहीं है कि आपको कितना पढ़ना है, ओके। तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि कितना आपको पढ़ना है। सबसे पहले जो आपको देखना है कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से, कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क्स है उनके अकॉर्डिंग इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस को आपको देखना है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये सब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखने को मिल जाते हैं। तो कुल मिला के आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप बेयर एक्ट देख सकते हैं। बेयर एक्ट थोड़ा टफ होता है, बट हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे करना है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो यहाँ इकोनॉमिक की बात हो रही है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। तो कुल मिला के इसमें डेमोग्राफिक्स में यहाँ मैं बताऊं जो सेंसस होता है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। पॉवर्टी और इंक्लूजन, इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात होती है।
पॉवर्टी की बात होती है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट आपको मेंस के सिलेबस में भी देखने को मिलेगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसके गोल्स हुए हैं आपको, जिसको पता होगा कि एसडीजी होते हैं, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो इसको उसके अंदर आया जाता है। नेक्स्ट आता है जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये वर्ड आप यहाँ देखिएगा, डेट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है, इन जनरल टर्म कहते हैं ना, पीएचडी नहीं करना, मतलब इनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं जाना, बट हाँ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज के बारे में हमको पढ़ना है, जो जनरल इश्यूज होते हैं, इश्यूज के बारे में, उनके बारे में नहीं, उनका इश्यूज क्या होते हैं। ठीक है, कि लाइक क्लाइमेट चेंज से क्या इफेक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है, क्यों रीजन है, ग्रीन हाउस गैस को हम कम कैसे कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने से क्या इश्यूज होंगे, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल साइंस। ओके, सिंपल वर्ड लिखा है जनरल साइंस, और इसको हम इन जनरल पढ़ते हैं साइंस एंड टेक के रूप में, कि साइंस एंड टेक होता क्या है। ओके, ये हो गई प्रिलिम्स की बात। प्रिलिम्स में जीएस 1 की बात। ठीक है, पेपर 1। नाउ पेपर 2, इसमें सबसे पहले लिखा है कॉम्प्रिहेंशन, तो इसमें आप पेपर में देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बट हाँ इसको भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है, इसमें कुल मिला के एलआर की बात हो रही है, लॉजिकल रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। कुछ क्वेश्चंस अब आने लगे हैं, आप रिसेंट 3-4 साल में देखेंगे, बट पहले बहुत कम क्वेश्चंस आते थे। जनरल मेंटल एबिलिटी, ये भी वही चीज हो गई, बट आप 2026 का पेपर उठाएंगे तो आपको कुछ पजल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये पजल्स आमतौर पे बैंकिंग एग्जाम्स में आती थी, पर इस बार यूपीएससी ने भी पूछी हैं पजल्स, तो आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है ये आपको क्वांट का सिलेबस दिया हुआ है, तो इसमें केवल बेसिक न्यूमरेसी जस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और एक डेटा डीआई लिखा हुआ है, डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें और ज्यादा एलोबरेटिव भी नहीं किया है। आप यहाँ देखेंगे नंबर इट्स रिलेशन, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एटसेट्रा, अगेन हियर आल्सो एटसेट्रा, बट यहाँ लिखा हुआ है क्लास 10th लेवल का। अब यूपीएससी को ही पता है कितना क्लास 10th लेवल का है कि नहीं, बट हम उसमें नहीं जाएंगे, इट्स जस्ट अ सिलेबस, तो हम उसको उस तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज कैसे अप्रोच करना है पेपर को। ठीक है, सबसे पहले हिस्ट्री। हिस्ट्री के मैंने आपको बताया 4 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर। ओके, अब आपको इसको अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले आप एंशिएंट हिस्ट्री उठाएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में आप प्री हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, फिर आप प्रोटो हिस्ट्री देखेंगे। ठीक, तो हिस्ट्री आपको प्री हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। प्री हिस्ट्री मतलब आपने पढ़ा होगा कि अ, जब इनिशियली ह्यूमन सेटलमेंट हुआ था तो कैसा था। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट कैसे हुआ, ह्यूमन का इवॉल्व कैसे किया, तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं, इसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे कि इसमें वेपन्स कैसे क्रिएट किया, कैसे हंटिंग गैदरिंग पहले ह्यूमन करता था। ठीक है, वो सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और ये आपको यहाँ आपको एंशंट में ही आपको वैदिक पीरियड देखने को मिलेगा, और आपको फिर यहाँ लेटर वैदिक पीरियड भी डिवाइड होता है, वैदिक, लेटर वैदिक, पोस्ट वैदिक पीरियड्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपको यहाँ यहीं पास आपको मॉडर्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपको यहीं पास जैनिज्म भी देखने को मिलेगा, बुद्धिज्म भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें ये इतना सिलेबस आपको इसमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में अगर होगा कभी तो मैं जरूर इन सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाऊंगा, बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको अप्रोच करना है। ठीक है, फिर मेडिवल हिस्ट्री में आते हैं, तो यहाँ पास आपको इंडिया में कितने इन्वेजन्स हुए हैं। ठीक है, इंडिया में बाहर से कितने लोग आए हैं, लाइक मुगल्स आए, मुगल्स के पहले आपको दिल्ली सल्तनत में बहुत सारी डायनेस्टीज दिखेंगी, लाइक स्लेव डायनेस्टी हो गई, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, लोदीज, ये सब आए, तो इनके बारे में आपको मिडिवल में पढ़ना है। मिडिवल में आप और देखेंगे कि यहाँ राजपूत कैसे ग्रो किए, उनकी बारी हुई है। मॉडर्न में, मॉडर्न आपको
मैं आपको बता दूं शॉर्ट कि हम आफ्टर औरंगजेब की डेथ के बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है। औरंगजेब की जब डेथ हुई थी 1707 में, 1707 में उसकी डेथ हुई थी, उसके बाद से हम पढ़ते हैं कि यहाँ मेडिवल हिस्ट्री का एंड हुआ था। इसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि उस समय पे ब्रिटिशर्स वगैरह अच्छे से आ गए थे और ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी का अच्छा खासा ग्रो हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पार्ट आता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में हमको इंडिया के कल्चर्स देखने हैं, इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर देखना है, ठीक है। सॉरी, इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर हमको देखना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि इंडिया में कैसे पोर्ट्रेट्स, कैसे पोर्ट्रेट्स वगैरह डिजाइन हुए, ठीक है। कैसे आप और देखेंगे कि टेम्पल स्ट्रक्चर में भी आप नॉर्थ इंडिया का अलग देखेंगे, साउथ इंडिया का अलग देखेंगे। पॉटरीज जो पहले प्री हिस्ट्री टाइम यूज होती थी, तो पॉटरीज कैसे होती थी, मॉडर्न टाइम में कैसे होती थी। कॉइन्स आप देखेंगे, कॉइन्स क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल आते हैं, तो इंस्क्रिप्शंस हम पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आर्ट एंड कल्चर में इंक्लूड होती हैं। अगर आपको आर्ट एंड कल्चर का अच्छे से देखना है तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की एक साइट है, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। नाउ पॉलिटी, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, हमको बेयर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, मतलब आप पढ़ना, कई लोग प्रेफर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, पर आप लक्ष्मीकांत भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है ना। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, बट कॉन्स्टिट्यूशन आप सिलेक्टिव रीडिंग कैसे करते हैं वो। मैंने यहाँ दो वर्ड्स अलग लिखे हुए हैं, इम्पॉर्टेंट जजमेंट और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कितने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट क्या था, 82nd क्या था, 86th क्या था, 84th क्या था, है ना। 101, 100, 102, 103 आए हैं अभी रिसेंटली, कई अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो ये क्या है, इनके बारे में हमको देखना है। एंड जजमेंट्स, जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स आए हैं, लाइक आपने कभी सुना होगा मिनर्वा मिल केस हुआ था, केशवानंद भारती बहुत फेमस हुआ था, है ना। तो ये सब केसेस में हमको पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के तीन, सबसे पहले तो स्टैटिक में आपको पूरा इकोनॉमिक पढ़ना पड़ेगा कि लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। और जो आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स देखने को मिल जाती है, जिसमें हम बीओपी वगैरह पढ़ते हैं, है ना, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है बजट, ठीक है। बजट हर साल जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो हर साल इसको ले डाउन करती हैं लोकसभा, पार्लियामेंट में, इसको पार्लियामेंट में कहूँगा, पार्लियामेंट में हर साल इसको ले डाउन करती हैं बजट को। तो आप उसको देख सकते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा फरवरी एंड में, ठीक है। 28 को आपको देखने को मिलता है। और इसमें आपको बजट को अच्छे से रीड करना है, क्योंकि बजट से हर साल क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आइदर इन प्रीलिम्स आइदर इन मेंस, और आपको हो सकता है इंटरव्यू में भी कुछ ऐसा बजट की एलोकेशन तो नहीं पूछेंगे, पर बजट में कुछ ऐसी नई चीज आई हो, नई स्कीम्स आई हो, उसके बारे में पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे एक प्रीवियस ईयर सर्वे का बताता है कि हम जैसे अभी चल रहा है 2026, ओके। तो जो अब जो इस साल फरवरी में आपको देखने को मिलेगा, ये फरवरी जो इकोनॉमिक सर्वे आया होगा, वो 2025 से लेके 2026 फैब तक जो भी गवर्नमेंट ने अचीवमेंट किए हैं, जो भी चीजें हुई हैं, वो सारी चीजों का बारे में बताता है। और बजट जो होता है नेक्स्ट आने वाले ईयर के बारे में एलोकेशन होता है कि हाँ कितनी कौन सी मिनिस्ट्री या किस जगह हम कितना एलोकेट कर रहे हैं अमाउंट, ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं हम ज्योग्राफी पे, ठीक है। तो ज्योग्राफी में भी दो पार्ट है, सबसे पहला स्टैटिक और अगला है मैपिंग। मैपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है अब, बिकॉज मैपिंग से हर साल बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो मैपिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैपिंग मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, और ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल भी है, तो मैं मैपिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा आने वाली वीडियोज़ में। नेक्स्ट पार्ट आता है स्टैटिक। आपको स्टैटिक ज्योग्राफी का पढ़ना है, मैंने इसके पहले भी आपको डिफाइन कर दिया, उसमें लिखा भी हुआ है कि स्टैटिक में आपको फिजिकल फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ना है, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है ना। ये सारी चीजें आपकी गिवन में। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक्ट एंड कन्वेंशन। इन्वायरमेंट में आपने देखा होगा, इसमें इश्यूज के बारे में लिखा था सिलेबस में, तो इसी इश्यूज के लिए बहुत सारे कन्वेंशन हर साल आते हैं और पहले से ही चले आ रहे हैं।
आपने जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देखा होगा 1972 का, बायोडाइवर्सिटी एक्ट देखा होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखा होगा, है ना। और आपने बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स वगैरह हुए हैं, कन्वेंशंस हुए हैं, लाइक नगोया प्रोटोकॉल, कार्टेजिना प्रोटोकॉल्स हो गए, कुआलालंपुर प्रोटोकॉल्स हो गए, है ना। तो ये सब इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है जिसको हम कॉप बोलते हैं। आपने आपने कभी न्यूज़पेपर में सुना हो या कभी न्यूज़ में देखा हो, सीओपीज जिसको हम बोलते हैं। तो ये हर साल, हर 5 साल ये सीओपीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने साल में हो रही है ना। तो हर कन्वेंशन की अलग सीओपीज होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है मैपिंग। मैपिंग में इसमें क्या पढ़ना है, हमको नेशनल पार्क्स पढ़ने हैं, ठीक है। हमको बायोडाइवर्सिटीज पढ़नी है कि बायोडाइवर्सिटीज हॉटस्पॉट क्या होती हैं, है ना। आपने सुना होगा बायोडाइवर्सिटीज हॉटस्पॉट्स होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, टाइगर रिजर्व्स होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें के बारे में हमको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हमको मैपिंग यहाँ इंपॉर्टेंट है। आजकल तो रिवर्स पूछता है कि इस नेशनल पार्क से कौन सी रिवर गई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है, तो आप कभी भी ज्योग्राफी इन्वायरमेंट को लिंक करके पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट आता है बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो ये बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी का बेसिक आपको पढ़ना है कि होता क्या है, नीश क्या होती है ना। तो ये सब चीजें हमको पढ़ना है कि वेटलैंड्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमको अच्छे से रीड करना है। ये बेसिक्स हमको उसमें लिखा नहीं है, उसमें केवल प्रॉब्लम के बारे में लिखा है, पर हमको अगर बेसिक्स नहीं पता होंगे तो हम प्रॉब्लम भी समझ नहीं पाएंगे। सपोज आपको वेटलैंड्स पता ही नहीं है क्या होते हैं, और वेटलैंड्स के आप कन्वेंशन पढ़ने लगे कि हाँ हमने रामसर कन्वेंशन पढ़ा, पर रामसर कन्वेंशन क्यों क्रिएट किया गया हमको पता ही नहीं है। तो ये ये हम अच्छे से उसको ग्रैप्स नहीं कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट आता है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में आपको स्टैटिक पढ़ना है, प्लस साइंस एंड टेक आप करंट अफेयर्स के थ्रू लिंक करके पढ़ें, है ना। कि कभी कौन सी नई चीजें आई, लाइक बहुत सारी मिसाइल्स वगैरह आती हैं, ठीक है, डिफेंस का पार्ट जो भी होते हैं, तो आपको डिफेंस के बारे में भी पढ़ना है ना। तो डिफेंस हो गया, आपके इसरो के कुछ बहुत सारे नए नए, जैसे अभी चंद्रयान वगैरह हुआ था, ठीक है। तो इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है। क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, एआई के बारे में, आप एआई के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें आप करंट अफेयर से लिंक, अब करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज हमको पता ही नहीं है करंट अफेयर्स कितना करना है। पर मैं करंट अफेयर्स का सोर्स बताता हूँ, ठीक है। सोर्स में हालांकि अगले उसमें स्लाइड में बताऊंगा, पर अभी मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ कि जो करंट अफेयर्स है ना, आपको ट्राई कीजिएगा कि 1 से 2 साल का आप प्रॉपर करंट अफेयर्स पढ़ें, ठीक है। 1 से 2 साल में क्यों बोल रहा हूँ, 1 साल तो आप करते ही हैं, आपकी जो जर्नी है ना, प्री से लेके इंटरव्यू तक की, वो प्री आपका होता है जून में, फॉर्म आपका पड़ता है जनवरी फरवरी में, ठीक है। जनवरी फरवरी में आपका फॉर्म फिल हुआ, मई एंड और जून स्टार्टिंग में कभी कभी, पर आजकल मई में ही हो रहा है, तो मई में आपका प्री होगा। उसके 3 महीने बाद, मान लीजिए सितंबर में आपका मेंस हुआ, फिर नेक्स्ट जनवरी फरवरी में जाके आपका इंटरव्यू होगा। तो ये पूरा 1 साल का साइकिल हो जाता है। इंटरव्यू के लिए भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, क्योंकि वहाँ आपको करंट अफेयर्स पे ही बात होनी है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट साइट्स, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, पर गवर्नमेंट साइट्स जैसे पीआईबी वगैरह हो गई, ठीक है। आपको मैंने यहाँ बताया कि यहाँ कल्चर की साइट होती है, ऐसे ही हर मिनिस्ट्री की अपनी अपनी साइट्स हैं। तो उन साइट्स को कभी टाइम मिले तो एक बार एक्सप्लोर कर लिया करो। यूनेस्को की, लाइक यूनेस्को गवर्नमेंट की तो, इंडियन गवर्नमेंट की तो नहीं है, पर यूनेस्को की साइट आप देखिए, क्योंकि यूनेस्को से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। यूनेस्को में इंडिया के कौन से नाइनिंग साइट्स आई हैं, यूनेस्को में भी टेंजिबल नॉन टेंजिबल साइट्स होती हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। नाउ सोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं है, मैंने क्या सिलेबस लिखा हुआ है, और अब मैं इसको सीधे डिफाइन करता हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है। सॉरी, करंट के लिए आप सीधे न्यूज़पेपर रीड करें। न्यूज़पेपर में भी इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, मोस्ट मेरे हिसाब से तो रिकमेंड करूंगा द हिंदू पढ़े। इंडियन एक्सप्रेस का कुछ पार्ट साइंस एंड टेक का अच्छा आता है, तो आप उसको देख सकते हैं। इनमें से कोई एक भी पढ़ लेंगे तो मोर देन सफिशियंट है। प्लस मैंने जो आपको साइट्स बताई ना, तो साइट्स आपको देखो, कल्चर की साइट्स देख लीजिएगा।
कल्चर की साइड से इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आता है, यूनेस्को को आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आप डिफेंस की थोड़ा सा, इसरो इसरो स्पेशली डिफेंस डिफेंस भी देख सकते हैं, और इसरो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसरो देख सकते हैं, इसरो की साइट में, तो इनमें आपको इनसाइट मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ पीआईबी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीआईबी देख लीजिएगा। पीआईबी में आप पूरा मत घुसिएगा, पीआईबी हर साल इंडिया प्रेस जो प्रेस रिलीज होती है उसको आप रीड कर लीजिएगा, ऊपर ऊपर से डिटेल में मत उतना जाइएगा। नेक्स्ट है इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसकी तो आप एनसीईआरटी देखिए, ठीक है। एनसीईआरटी रीड कीजिएगा। एनसीईआरटी आपको 6th 7th 8th में आपको ओवरव्यू मिलेगा, और फिर आप 9th 10th में तो वर्ल्ड हिस्ट्री है, आप 11th और 12th की देखिएगा। स्पेशली इसको तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटीज होती हैं, इनमें आप देखेंगे तो इसमें आपको बहुत अच्छा इंसाइट 11th 12th में तो आपको 11th में स्पेशली एंशियंट के बारे में है, और 12th के में तो मिडिवल में भी है 11th में कुछ, और 12th में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, अच्छा ये स्पेशली इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट बहुत अच्छे से मिल जाएगा, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक, ठीक है। तो ज्योग्राफी में बताऊं तो ज्योग्राफी में आप मैपिंग प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैपिंग आप कहीं से भी यूट्यूब में देख सकते हैं, पर मतलब बहुत सारे वीडियोस हैं। मैंने पर्सनली सुदर्शन सर को रेफर किया था, आप वो भी कर सकते हैं। मैं खुद भी क्रिएट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा मैपिंग का। मैपिंग मैं ट्राई करूंगा कि किस इजी वे में, जिस जिस वे में मैंने समझा था मैं उस वे में वापस उसको क्रिएट करने का स्टार्ट ट्राई करूंगा। और आप 11th की एनसीईआरटी देख सकते हैं, ठीक है। 11th की 2-3 एनसीईआरटीज है। एक फिजिकल एनसीईआरटी, फिजिकल की एक एनसीईआरटी, ठीक है। उसमें फिजिकल ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, और आप मानेंगे नहीं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्लाइमेटोलॉजी से पूछे जाते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तो आप लक्ष्मीकांत देख लीजिएगा, ठीक है। लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड आप बेयर कॉन्स्टिट्यूशन को रीड कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन रीड मत करिएगा पर अपने साथ रखिएगा, है ना। उसको गूगल में सर्च कर लीजिए। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा, अब आपने रेमेडीज पढ़ी है आर्टिकल 30 में, आर्टिकल 30 में रेमेडीज पढ़ी, तो रेमेडीज का आर्टिकल आप रीड करिए कि रेमेडीज होती क्या है, ठीक है। फंड आपको रिट्स जो पढ़ेंगे, आप रिट्स पढ़े हैं उनके बारे में रीड करें, क्या रिट्स होता क्या है, ठीक है। तो आप बेयर कॉन्स्टिट्यूशन से रीड करेंगे, फिर उसको गूगल कर लीजिए आपके पास अगर इतना टाइम है तो। वरना आप इससे भी पढ़ सकते हैं लक्ष्मीकांत से, उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मैंने वहां बताया था कि लक्ष्मीकांत में ही आपको मिल जाएंगे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स और इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स, ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक एंड सोशल। इसके तो मैं कहूँगा, मैं ट्राई करूँगा अपने नोट्स इसको अपने नोट्स में इसमें अपलोड करूँगा आइदर, और मैं या तो लेक्चर्स इसमें दूंगा, फ्री लेक्चर में ट्राई करूँगा सारे के सारे जितने पूरी कंप्लीट इकोनॉमी मैं पूरी लेक्चर वाइज इसमें अपलोड करूँगा। तो उसमें से ट्राई करूँगा कि उसमें से आप अच्छे से उसको ग्रेस्प कर पाए। और इम्पोर्टेंट थिंग है, आप इस मैंने बताया बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ ही लीजिएगा। और 11th की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक बुक है, ठीक है, 11th की एनसीईआरटी, वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसको मैंने रीड किया था, उसमें मेरे को काफ़ी अच्छा आइडिया मिल गया था, है ना। आप उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल इश्यूज ऑन ये, इसके लिए तो कोई ऐसा सोर्स नहीं है, बट हाँ मैं फिर इसको अपने हिसाब से मैं इसको डिवाइड करूंगा कि मैं इसको कर सकता हूँ। अगर आप किसी टीचर से कर रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैं अपलोड करूंगा, या तो आप एक काम कर सकते हैं, कई लोग रेफर करते हैं कि पीएमएफ आती है एक, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। पर पीएमएफ बहुत ज़्यादा बल्कि है, उसको मेरे अकॉर्डिंग तो उसको मत करिएगा। बाकी आपको मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको बहुत अच्छे से इन्वायरमेंट एक्सप्लेन कर सकूं। नेक्स्ट है जनरल साइंस। जनरल साइंस तो आप, मैं कहूँगा करंट अफेयर्स पढ़ो बस, उसके अलावा कुछ नहीं। करंट अफेयर्स मैंने बता दिया, न्यूज़पेपर पढ़ना। ओके, नाउ सी सेट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी सेट, ठीक है। मैंने इसको अलग से क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सी सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। पर ऐसा हुआ क्यों है,
क्योंकि सी सेट आप देखेंगे, सी सेट का टफनेस बढ़ गई है, सी सेट टफ होते जा रहा है, ठीक है। सी सेट आप हर साल का पेपर उठाएंगे, 23 का उठाएं, 24 का, 25 का, 26 का, टफनेस आपको हर साल मिलेगी। अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको और टफ लगेगा, ठीक है। एक्चुअली मैथ्स वालों के लिए भी टफ है, बट नॉन मैथ्स वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस हर साल बढ़ रही है, बट ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। और इसको क्वालिफिकेशन के बिना आप यूपीएससी क्लियर ही नहीं कर सकते हैं। आपको जो 33% का बैरियर है उसको क्लियर ही करना है। अब वो चाहे आप किसी भी तरह से करें, आपको 67 मार्क्स लाने हैं तो लाने हैं, है ना। 68 इसको मान लो, 68 मार्क्स आपको लाने हैं तो लाने हैं, ठीक है। कैसे भी लाओ, टफ चाहे जितना भी हो, आपको लाना है, आपको क्लियर करना है। अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करता हूँ, ठीक है। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो तो आप कहीं से भी मत पढ़ो, कहीं से मत पढ़ो, केवल जो PYQs है उनको उठाओ, उनको सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। उनको आंसर की सबकी अपलोड हो चुकी है, अब उसको रीड करो, उसको खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। आंसर देख लो, अगर गलत हो रहा है बार बार तो आंसर ट्राई करो, पर देखो कि वो हो क्यों रहा है। हालांकि मैं अप्रोच करूंगा अप्रोच, बट आप उसको देखो, ट्राई करो कि ऐसा होता है क्यों है, कि इस क्वेश्चन क्यों मेरा गलत हो रहा है ना। आरसी में कुछ नहीं है, एक पैसेज दिया है पूरा, उसमें कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, कोई फैक्ट्स लिखा है, कोई डेटा लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और जनरल इशू के बारे में बात किया गया है। तो है तो वही चीज, आप सब स्टूडेंट्स वही पढ़ेंगे, पर आपको वो ऑप्शन 4 ही है, आपको इन्हीं 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ट्राई करो खुद से करने का। सब मैं तो बताऊंगा आरसी के लिए बेस्ट है PYQs, उसके अलावा आप कहीं से कुछ मत करो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है क्वांट, ठीक है। क्वांट के लिए तो आप बेसिक्स सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ लो, ठीक है। नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया है कि क्या इंपॉर्टेंट सिलेबस है, तो आप क्वांट के बारे में उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्वांट आप इनकी बेसिक्स यूट्यूब में वीडियोस देखें, सर्च कर लें, जिससे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में टॉपिक बताऊंगा, उसको सर्च करें, रीजनिंग के लिए भी और क्वांट के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ टू अटेम्प्ट, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। अब देखो, मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा जो स्ट्रॉन्ग है वो मैथ्स और रीजनिंग है, क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ ऑब्वियसली, तो मैथ्स और रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग है। बट कोई जरूरी नहीं है कि उससे बैकग्राउंड होने से स्ट्रॉन्ग होता है, बट मेरा है। तो मैं सबसे पहले मैं सर्च करूंगा कि कौन से इजी क्वेश्चन है जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग के जो इजी क्वेश्चन होंगे मैं वो कर लूंगा, जो मेरे से डूएबल लगेंगे कि हाँ टाइम लिमिट में मैं कर लूंगा। क्योंकि आप एक टारगेट बना के चलिएगा कि आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, तो 60 क्वेश्चन करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करने हैं, क्योंकि आप इसको 33% मार्क्स ही चाहिए ना आपको, कोई थोड़ी कट ऑफ इससे बेसिस पे डिसाइड होगा, कट ऑफ जाएगा इसका बाद में, नहीं, आपको क्या उसको क्लियर करना है। तो आप मैथ्स रीजनिंग के इजी क्वेश्चन देखें, फिर उसके बाद आप आरसी में अब मैं जाऊंगा, क्योंकि आरसी मेरा अच्छा नहीं है, तो मैं आरसी के लिए क्या करूंगा, जो लो हैंगिंग लगेंगे, कि मेरे को इजी, जो छोटे मेरे को दिखेंगे कि छोटा पैसेज है, मैं इसको, हाँ इसको रीड करके मैं इसके बारे में अच्छे से समझ सकता हूँ, तो मैं उनके में जाऊंगा। ट्राई करूंगा मैक्सिमाइज इसमें स्कोर करने का, क्योंकि आपको दोनों करना ही है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक को ही करके क्लियर कर सकते हैं, हाँ इसमें 27 to 29 क्वेश्चन आते हैं, बट भरोसा नहीं है ना कि आपको 29 लैंड करके आओ तो 29 के 29 सही चले जाए, हो सकता है आपके 20 ही सही गए, ठीक है। तो 20 के सही गए हैं तो मतलब आपके मान लो कितने 50 मार्क्स आ रहे हैं, पर आपको स्टिल बाकी मार्क्स तो चाहिए ना, आपको 16 17 मार्क्स तो फिर भी चाहिए। और इसमें निगेटिव भी होगा, नौ नौ जो गलत गए हैं उसके उसका निगेटिव भी होगा, तो आपके अराउंड 40 मार्क्स आ रहे हैं मान लो इसमें, तो 40 मार्क्स के अकॉर्डिंग तो आपको अभी और मार्क्स चाहिए हैं। तो इस हिसाब से अगर आपको मान लीजिए आरसी अच्छा है, तो आप मैथ्स और रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन देखें जो इजी हैं, क्योंकि बहुत सारे लो हैंगिंग होते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा आ गया कि सीरीज ही आ गई, कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, आपको बताना है, इसमें मिसिंग नंबर की कोई सीरीज आ गई मान लो, आपका क्लॉक या कैलेंडर आपका स्ट्रॉन्ग है तो उसके आ गए, तो आप उससे कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द टॉपिक, फोकस टॉपिक्स हमको क्या है वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आई हैव मेड द लिस्ट,
ये एक अच्छी लिस्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे हैं, उनके बारे में मैंने बताया हुआ है कि कैसे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले आरसी की बात करते हैं। आरसी में सिंपल ये 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोर आइडिया, सेंट्रल आइडिया, assumption और कोलरी। इस साल कोलरी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 2026 की बात करूँ मैं, तो आप देखेंगे सेंट्रल आइडिया तो हर साल ही पूछा जाता है। हालांकि आप इन दी एंड देखेंगे तो इनका मतलब कुछ नहीं होता, इनका सबका एक ही मीनिंग है कि आपको पैसेज अच्छे से रीड करके उसको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन वहाँ ऑलरेडी दिए हुए हैं ना चार, आपको खुद से लिखना होता तो इन सब का मीनिंग डिफरेंट हो जाता, बट यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार में आप क्या एजम्पशन लगा रहे हैं, एजम्पशन तो यहाँ ही दिए हुए हैं, तो इसके बेसिस पे करना है ना। मैंने बताया पीवाई क्यू करेंगे तो आपको इसको बहुत अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब मैं क्वांट की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें तो आप सब, अगर आप कुछ प्रिपेयर करो ना करो, आप इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, डिविजिबिलिटी रूल आ गया कि आप मोस्टली देखेंगे 13 और 37 के बारे में बहुत सारा आता है। आप पीवीसी क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, मैंने किया हुआ है तो मैं बता सकता हूँ 13 37 से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको हर के 2 3 4 5 है ना, सबके एटलीस्ट 20 तक तो आपको डिजिबिलिटी रूल्स पता होना चाहिए। हालांकि फिर बाद में जाके कॉमन हो जाता है कि कई लोग के जैसे इंटरचेंज हो जाते हैं, 18 9 3 9 18 का ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, तो ऐसे करके डिजिबिलिटी रूल। रिमाइंडर से क्वेश्चन आते हैं, मान लो कोई बड़ा सा वर्ड दिया हुआ है, कोई बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, उसमें आपको बता दिया कि इसको हम अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, या हम इनका इन या हम कोई एक नंबर दिया हुआ है, उसमें एक डिजिट मिस करके उसको एक्स कर देगा, अगर हम इसको 13 करेंगे तो कितना रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटीज है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आएगी, मान लो एक बहुत लंबा सा सीरीज बना दिया कि 2 × 10 × 13 की पावर 15 × 7 कुछ भी लिख दिया, तो इसमें पूछेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ 10 है तो हमको पता है कि यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, है ना। ये बेसिक चीजें होती हैं कि अगर 10 से रिलेटेड है तो उसका हमेशा भी यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। फिर नंबर ऑफ जीरोज आ जाते हैं कि मान लो यही सीरीज दी हुई है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, है ना। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं। फिर एवरेजेस का एक क्वेश्चन आता है कि मान लो पूछ लिया कि इतने क्लास में इतने हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने टीचर्स हैं, इनका एवरेज एज इतनी है, इनकी एवरेज इतनी है, तो कितना आया। ठीक है, इसको अब इसको लिंक करेगा इधर से एजेस से, ये एजेस रीजनिंग में भी दिया है एवरेजेस, तो इनको लिंक कर देगा टॉपिक, बिकॉज इट इज यूपीएससी, ये कोई इजी तो देगा नहीं कि हाँ आप इससे ही कर सकते हो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन दे देता है। नेक्स्ट आता है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज से क्वेश्चंस आते हैं। एलसीएम एचसीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एलसीएम एचसीएफ का बेसिक आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होता है ना। ये क्वेश्चन आजकल बहुत आता है, इसी मतलब इसी के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। नेक्स्ट रेशियो प्रपोर्शन आता है। फिर आता है प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी। पीएनसी आजकल बहुत कम आता है, पर प्रोबेबिलिटी के एक दो क्वेश्चन, इन ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक दो क्वेश्चन मिल जाता है, अगर आपको इजी लगता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। रीजनिंग, इसमें मैंने एस आई सी आई प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं क्यों लिख दिया है, बट हाँ ये एस आई सी आई क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चन आता ही आता है। टाइम एंड वर्क आज अब कम हो गए हैं, बट हाँ आते थे। टाइम एंड वर्क से हर साल क्वेश्चन आएगा ही रहेगा। डेटा सफिशियंसी, आजकल डेटा सफिशियंसी इन सारे क्वेश्चन से लिंक करके बनता है, तो आप उसको इम्पोर्टेंट है कि उसको आप लिंक करना आपको आता हो, पर पहले एटलीस्ट आपको बेसिक पता हो, फिर लिंक करना। तो आप पीवाई क्यू सी सेट का तो प्लीज पीवाई क्यू ही सॉल्व करा करो, पीवाई क्यू के अलावा कुछ भी नहीं। ये इसको एक समझ से कर लो, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये यूपीएससी का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, पी वाई क्यू। फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस, इसमें ट्रेन के क्वेश्चन आते हैं कि एक ट्रेन जा रही है, यहाँ एक पर्सन खड़ा हुआ है, तो उसका उस वो किस स्पीड से, उसके रिलेटिव स्पीड क्या होगी, है ना, या और ट्रेन की लेंथ क्या होगी, ये सब पूछता है। और सर्कुलर पाथ से भी पूछता है, मान लो दो लोग बाइसिकल कर रहे हैं, या दो लोग रेस लगा रहे हैं, एक
एक ने 5 मिनट लेट स्टार्ट किया या 200 मीटर बाद स्टार्ट किया तो उसका क्या डिस्टेंस होगा, ऐसा कुछ आते हैं क्वेश्चन। डायरेक्शन से क्वेश्चन आता है वही कि नॉर्थ चला, फिर लेफ्ट, फिर राइट राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, है ना, तो कितना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर इसको आप कंसंट्रेशन से करोगे तो लो हैंगिंग 2.5 मार्क्स इजीली आपको मिल जाते हैं। पार्टनरशिप से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन और एरिया से एक दो क्वेश्चन मिलेंगे। आप करना, बहुत बड़ा चैप्टर है एक्चुअली में ये, तो आप इसको करना चाहें। ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन मुश्किल से मिलता है, तो उसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हालांकि ये ईजी होता है, मेरे लिए तो ईजी है, बाकी आप इसको, मैं ट्राई करूंगा जो मेरे को ईजी लगते हैं, जो मेरे को टॉपिक्स अच्छे हैं, मैं उसको वीडियो बना के फ्री में अवेलेबल कराने का ट्राई करूँ। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ओके, तो मेंस का सिलेबस क्या है उसको हम बहुत अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव वे में उसको डिस्कस करेंगे। so thank you, if you like this video, please subscribe the channel and don't forget to like also, and thank you, jai hind।